भंडारा गोंदिया जिला वासियों के लिए खुश खबर है। अब आपका मनपसंद चैनल BS क्राइम इंडिया न्यूज अब आपके केबल नेटवर्क पर, जी हां, अपने केबल नेटवर्क के एशियन चैनल नंबर 50 पर उपलब्ध है। BS क्राइम इंडिया न्यूज पर खेल, राजनीतिक, क्राइम, साहित्य व अन्य खबरें प्रकाशित की जाती है। हमारे साथ जुड़ने के लिए तथा हमारे चैनल में खबरें, विज्ञापन आदि के लिए संपर्क करें 8669151757 पर। भंडारा ST डिपो में दर्दनाक हादसा, पिता और मासूम बेटी की मौत। मुआवजा और नौकरी का ऐलान। डिपो में निगरानी और गाइड सिस्टम क्यों नहीं था? क्या अब जिम्मेदारों पर होगी कड़ी कार्रवाई? भंडारा शहर के ST बस डिपो में शुक्रवार शाम करीब 7 बजे एक दिल दहला देने वाला हादसा हुआ, जिसमें एक पिता और उसके 3 वर्षीय मासूम बेटे की बस के नीचे कुचलकर मौके पर ही मौत हो गई। इस घटना से पूरे इलाके में शोक और आक्रोश का माहौल है। मृतक की पहचान कुम्भार टोली चांदनी चौक निवासी रोहित खेड़ीकर उम्र 40 वर्ष और उनके 3 वर्षीय बेटे के रूप में हुई है। रोहित RO पानी सप्लाई का कार्य करता था। प्राप्त जानकारी के अनुसार रोहित अपने बेटे को दोपहिया वाहन पर बैठाकर ST डिपो पहुंचा था। वाहन बस रैंप के पीछे खड़ा कर वह कुछ दूरी पर चला गया। इसी दौरान रैंप पर खड़ी बस के चालक ने बस को रिवर्स लिया, जिससे बच्चा और वाहन बस की चपेट में आ गए। बेटे को बचाने दौड़े रोहित भी बस के पिछले पहिए के नीचे आ गए। दोनों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। सूचना मिलते ही भंडारा शहर पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू की। हादसे के बाद स्थानीय नागरिकों में भारी आक्रोश देखने को मिला। सुरक्षा के लिहाज से डिपो प्रशासन ने लोगों का प्रवेश रोक दिया। घटना के विरोध में जनप्रतिनिधियों और नागरिकों ने ठिया आंदोलन शुरू किया। इस दौरान सांसद प्रशांत पडोले, नगर सेवक भगवान बावनकर, कृष्णा उपरीकर सहित अन्य जनप्रतिनिधि मौके पर मौजूद रहे और पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने की मांग की। नगराध्यक्ष मधुरा मदनकर, मृतक के परिजन और सामाजिक कार्यकर्ता एवं मीडिया बड़ी संख्या में मौके पर मौजूद रहे। साथ ही अपर पुलिस अधीक्षक, पुलिस निरीक्षक और पुलिस बल ने भी इस पूरे मामले को गंभीरता से लेते हुए मौके पर सक्रिय रहकर स्थिति को संभाला और आवश्यक सहयोग प्रदान किया। लगातार चले आंदोलन के बाद देर रात करीब 5 बजे प्रशासन ने अहम निर्णय लिया। SDM मैडम तीखे और ST अधिकारियों ने घोषणा की कि मृतक के परिवार को 10-10 लाख रुपए का मुआवजा, साथ ही परिवार के एक सदस्य को स्थायी नौकरी दी जाएगी। इस दर्दनाक हादसे ने ST डिपो की सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। पुलिस मामले की जांच कर रही है।
उबैद पटेल की बड़ी मांग। पीड़ित परिवार को 50-50 लाख और नौकरी मिलने की मांग। एसटी डिपो में हुए दर्दनाक हादसे के बाद सामाजिक कार्यकर्ता उबैद पटेल ने घटना पर गहरा दुख व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि पीड़ित परिवार के साथ न्याय होना चाहिए और प्रशासन से मांग की कि मृतक के परिजनों को 50-50 लाख रुपए मुआवजा तथा परिवार के एक सदस्य को स्थायी नौकरी दी जाए। उबैद पटेल जो हमेशा लोगों के सुख दुख में साथ खड़े रहते हैं, उन्होंने इस मामले को गंभीर बताते हुए प्रशासन से जल्द ठोस निर्णय लेने की अपील की है। पूरे टोटल अधिकारी थे, अंदर में एसडीओ मैडम थी और थानेदार साहब थे, थानेदार साहब थे, एसपी साहब थे। वहाँ पे यही बात हुई, हमने वहाँ पे एक ही मांग रखे कि जो घटना हुई है वो घटना बहुत दुखदायक घटना है। और आज हमारा एक दोस्त हमारे बीच में, हमारा दोस्त रोहित करके, वो उसकी डेथ हुई, उसके साथ में उसके 2.5 साल के बच्चे की डेथ हुई। हमारी एसटी डिपार्टमेंट से मांग है कि उनके परिवार को मुआवजा मिले और 50-50 लाख रुपए का मुआवजा मिले और उसके बाद में उनको परमानेंट ड्यूटी दिया जाए। और उसके अलावा एसटी हमेशा लिखती है पीछे में कि कुछ भी घटना हुई तो 108 पे संपर्क करे करके। वो 2.5 साल का बच्चा 1 घंटा पड़े रहा तो कोई भी एसटी कर्मचारी को उसके ऊपर दया नहीं आई और वो बच्चे का भेजा पड़ा हुआ रहा। कोई भी उसने उठा के, नजदीक में सरकारी दवाखाना है वहां पर भी लेके जाके उन्होंने एडमिट नहीं किए। इस पे से समझ में आती है कि इनकी क्रूरता कितनी है, कितने ये हरामखोर लोग हो गए हैं। इनके दिल में एक हमदर्दी नहीं है, ये लोगों को मारने का काम कर रहे। आज एसटी डिपार्टमेंट की आप बसें देख लो, पूरी बसें खोखली हो गई है। और आज एक गरीब आदमी, एक परेशान आदमी आज मजबूरी में एसटी में प्रवास करता है। पूरी एसटी ढपरा हो गई है। हमने अंदर में मैनेजर से बात की है, पर्यावरण मंत्री से बात की है कि हमारे को न्याय होगा तो ही हम हटेंगे यहाँ से, वरना हम नहीं हटेंगे। तो आप लोग मेरे साथ होके नहीं हो। और दूसरी बात, आज भंडारे में जो एम्बुलेंसें चल रही है वो एम्बुलेंसों पे भी पुलिस प्रशासन ने नियंत्रण लगाने को ना, एक एम्बुलेंस है जिसपे तनिष्क लिखा हुआ है, किया की एम्बुलेंस है, वो मुस्लिम लाइब्रेरी चौक पे अभी 4 दिन पहले कम से कम 2 लोगों की दुर्घटना पे जगह के ऊपर उनकी दुर्घटनाग्रस्त डेथ हो सकती थी। वो इतने स्पीड पे चलाते हैं, उनकी भी एम्बुलेंस सस्पेंड करना चाहिए और एम्बुलेंस को भी बुला के उनको बताना चाहिए कि आप एम्बुलेंस स्लो चलाया करो। अगर तो उसमें पेशेंट नहीं भी रहता तो भी एम्बुलेंस वो चलाते हैं और एम्बुलेंस में ही ड्रग्स का और गांजे का कारोबार चल रहा है। इसके ऊपर आप प्रशासन ने ध्यान देना चाहिए। एमडी का इतना चल रहा है और एमडी का बहुत चल रहा है, उसमें एमडी के इसमें आपके बच्चे भी उसके लपेटे में आ सकते हैं, मेरा बच्चा भी लपेटे में आ सकता है। इसलिए हमारी खासदार साहब से भी मांगनी है, आमदार साहब से भी मांगनी है और पुलिस प्रशासन साहब से, एसपी साहब से भी मांगनी है। अंदर में हमको थानेदार साहब ने भी कोऑपरेट की है, भूसारी साहब ने भी कोऑपरेट की है, सूर्यवंशी साहब ने भी कोऑपरेट की है, मोरे साहब ने भी कोऑपरेट की है, सभी ने कोऑपरेट की है। और अंदर में हमने अब एसटी डिपार्टमेंट के मैनेजर को खास करके बोले कि इनके घर में, इनके परिवार को इनको न्याय मिलना चाहिए, क्योंकि इनके परिवार में जो रोहित करके था वही अकेला परिवार चलाने वाला था। जिसके घर का जाता है उसको पता चलता है कि हालत क्या होती है। अब आज भी हमारे घर परिवार में छोटे बच्चे, इतना बोलता हूँ, मुझे न्याय, हमारे को न्याय मिलना चाहिए। लाखनी तहसील के पीपल गांव सड़क में गुरुवार 23 अप्रैल को दोपहर करीब 2 बजे आग लगने की घटना सामने आई। इस आग में राशन दुकान संचालक भूषण तवाड़े की दुकान और घर को भारी नुकसान हुआ। हालांकि राहत की बात ये रही कि इस हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई और तबेले में बंधे मवेशियों को समय रहते सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। दोपहर के समय अचानक घर में आग लग गई, जिससे देखते ही देखते राशन दुकान के सामान और गोठे को अपनी चपेट में ले लिया। प्राथमिक तौर पर आग लगने का कारण
कारण इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय नागरिक मौके पर पहुंचे और आग बुझाने का प्रयास किया। बाद में अग्निशमन दल ने पहुंचकर आग पर नियंत्रण पाया। घटना के बाद दोपहर करीब 3 बजे राजस्व विभाग द्वारा मौके पर पंचनामा किया गया। इस आग में 81,000 रुपए का नुकसान हुआ है। शासन से सहायता की मांग की जा रही है। किसानों और ग्रामीण विकास के लिए अहम माने जाने वाले पांदन सड़कों के कार्यों को जिले में गति मिल रही है। इसी क्रम में जिलाधिकारी ने 23 अप्रैल को मौजा डब्बा में चल रहे मातोश्री पांदन सड़क कार्यों का स्थल पर निरीक्षण किया। मातोश्री पांदन सड़क योजना के तहत सड़कों का खड़ीकरण और मजबूतीकरण किया जा रहा है, जिससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलने की उम्मीद है। जिलाधिकारी ने निर्देश दिए कि जिन कार्यों को तकनीकी और प्रशासनिक मंजूरी मिल चुकी है, उन्हें बारिश से पहले हर हाल में पूरा किया जाए। बरसात के मौसम में कीचड़ और गड्ढों से होने वाली परेशानी इन सड़कों के बनने से कम होगी। जिलाधिकारी ने तहसीलदार और संबंधित अधिकारियों को कार्य के दौरान नियमित निरीक्षण और गुणवत्ता बनाए रखने के निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी ने डब्बा और पालांदुर के किसानों से बातचीत कर उनकी राय जानी। वहीं पालांदुर में मौजूद मजदूरों से भी संवाद किया। उन्होंने साफ कहा है कि सभी कार्य टिकाऊ और गुणवत्तापूर्ण हो तथा तय समय सीमा में पूरे किए जाएंगे। जिलाधिकारी की इस पहल से प्रशासनिक तंत्र को नई दिशा मिली है। वहीं ग्रामीणों और किसानों में भी उत्साह का माहौल देखा जा रहा है। भंडारा शहर के एसटी डिपो में हुए दर्दनाक हादसे ने पूरे शहर को झकझोर कर रख दिया है। एक तेज रफ्तार बस की चपेट में आने से पिता और छोटे पुत्र की मौके पर ही मौत हो गई, जिससे इलाके में शोक और आक्रोश का माहौल बन गया। घटना के बाद परिजनों और स्थानीय नागरिकों ने अस्पताल परिसर में जमकर विरोध जताया और मृतक के परिवार को उचित मुआवजा और सरकारी नौकरी देने की मांग की। हालत को देखते हुए प्रशासन हरकत में आया। एसडीएम, एसटी विभाग के अधिकारियों और पुलिस प्रशासन की मौजूदगी में साथ ही जनप्रतिनिधियों जैसे सांसद डॉक्टर प्रशांत पडोले, मेंबर भगवान भावनकर और चरण वाघमारे के समक्ष अहम निर्णय लिया गया। मृतक की पत्नी को 20,000 रुपए नगद सहायता तत्काल दी गई। एसटी विभाग में नौकरी देने पर सहमति बनी। सभी पक्षों के बीच सहमति बनने के बाद भंडारा सामान्य अस्पताल में पोस्टमार्टम प्रक्रिया पूरी की गई और इसके बाद शव को अंतिम संस्कार के लिए परिजनों को सौंप दिया गया। इस घटना के बाद एसटी डिपो की सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं। नागरिकों का कहना है कि यदि समय रहते सुरक्षा उपाय किए जाते तो यह हादसा टल सकता था। मृतकों के परिवार को 10-10 लाख रुपए मुआवजा की मांग की गई। स्थायी सरकारी नौकरी, एसटी डिपो में सख्त सुरक्षा व्यवस्था लागू की जाने नागरिकों ने मांग की है। फिलहाल प्रशासन द्वारा आश्वासन दिए जाने के बाद स्थिति नियंत्रण में है, लेकिन लोगों में अब भी नाराजगी बनी हुई है। एसटी डिपार्टमेंटचा बिलकुल भोंगळ कारभार सुरू आहे। आपण आपल्या गाड्यांचा विमा करतो, परंतु या एसटीच्या बसेसचा विमाच नाही आहे। तुम्ही मारा आणि चाला, हे पैसे तुम्हाला देणार नाही। यासाठी सरकारनं कायदे कानून आणायला पाहिजे। काल दुर्दैवी अशी घटना झाली, 2 जणांचा एका परिवारातले 2 जण मृत पावले एसटीच्या धडकेनं आणि त्यांना जिवंत केला। पण त्यांच्या पत्नी आणि छोटीशी मुलगी आहे, त्यांच्या समोरच्या निर्वाहासाठी हे एसटी महामंडळ पैसे देत नव्हते, नोकरी देत नव्हते। त्यासाठी आम्ही सगळ्यांनी मिळून तिथं आंदोलन केलं। आंदोलनाला ते झुकले। सकाळच्या 5 वाजतापर्यंत आम्ही तिथं राहिलो आणि त्यामध्ये त्यांनी 10 लाख रुपये त्यांनी देण्याचं लिखित केलं। परमनंट जॉब एसटी मध्ये देऊ असं सुद्धा त्यांनी विधान दिलेलं आहे आणि परमनंट ऑर्डर येण्यापूर्वी माननीय आमचे कलेक्टर साहेब त्यांनी आश्वासन दिलं की आम्ही कंत्राटी बेसिसवर तिथपर्यंत मिनिमम वेजेस लागू करून आम्ही त्यांना नोकरी देऊ, जेणेकरून त्यांना मदत मिळेल। परंतु टाळणटाळ करण्याचं काम वारंवार हे महामंडळ करत होतं, कारण की कुठून पैसे देतील आणि आपली जिम्मेदारी झटकण्याचं काम हे महामंडळ करत होतं। सगळेजण अग्रेसिव्हली तिथं होते। घटना चुकी तरी गलती त्यांची होती,
आणि त्यांच्यावरही सदोष मनुष्यवधाचा गुन्हा दाखल झाला पाहिजे. या मागणीला अनुसरून समोर त्यांच्या परिवाराला काही मोबदला मिळाला पाहिजे, कारण का जीव तर गेला, ते छोटीशी मुलगी कशी जगेल त्यांच्या भविष्याचा प्रश्न होता. त्याकरिता आम्ही आंदोलन केलं आणि त्यांनी मागणी त्या मंजूर केल्या. देश भर में केंद्र सरकार द्वारा जनगणना प्रक्रिया शुरू कर दी गई है. 1 अप्रैल से पहले चरण में घरों की गणना की जा रही है, लेकिन इस प्रक्रिया में अनुसूचित जाति और जनजाति का उल्लेख होने के बावजूद ओबीसी वर्ग के लिए अलग कॉलम नहीं दिए जाने पर विवाद खड़ा हो गया है. इसी मुद्दे को लेकर गोंदिया में ओबीसी संघर्ष समिति और सकल ओबीसी समिति ने जनगणना के बहिष्कार की चेतावनी दी है. केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई जनगणना के पहले चरण में घरों की जानकारी जुटाई जा रही है. हालांकि ग्राम पंचायतों के पास पहले से ही घरों का डेटा मौजूद है. इसके बावजूद दोबारा गणना की जा रही है. इस दौरान अनुसूचित जाति और जनजाति का स्पष्ट उल्लेख किया गया है, लेकिन ओबीसी वर्ग के लिए कोई अलग कॉलम नहीं रखा गया है. गौरतलब है कि 25 अप्रैल 2025 को केंद्र सरकार की कैबिनेट में ओबीसी की अलग से जनगणना कराने का प्रस्ताव पास किया गया था. केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने भी इसकी घोषणा की थी. साथ ही अप्रैल 2026 में हुए विशेष सत्र में भी जातिगण जनगणना का आश्वासन दिया गया था. लेकिन अब जब जनगणना शुरू हुई है तो ओबीसी वर्ग को अन्य श्रेणी में शामिल किया जा रहा है. इससे यह आशंका जताई जा रही है कि आने वाली जनगणना में भी ओबीसी की अलग गिनती नहीं होगी. ओबीसी संगठनों का कहना है कि यह उनके साथ बड़ा अन्याय है और इससे उनके अधिकारों पर असर पड़ेगा. इसलिए जब तक ओबीसी के लिए अलग कॉलम नहीं बनाया जाता तब तक वे जनगणना का बहिष्कार करेंगे. वहीं ओबीसी संगठनों ने सरकार से सवाल किया है कि अगर अनुसूचित जाति और जनजाति का उल्लेख किया जा सकता है तो ओबीसी को क्यों नजरअंदाज किया जा रहा है. साथ ही यह भी चेतावनी दी गई है कि जो ओबीसी नेता समाज के हक के लिए आगे नहीं आएंगे उन्हें भी आने वाले समय में जवाब देना होगा. मुळात 1 एप्रिल पासून 2026-27 सार्वत्रिक जनगणनेला सुरुवात झालेली आहे. घरगणनेचं काम या देशात सुरू झालेलं आहे, गावागावात सुरू आहे. या घरगणनेमध्ये ओबीसींचा स्वतंत्र रकाना नाही. जर रकान्याची गरज नसेल आणि सेकंड फेजमध्ये होणाऱ्या जनगणनेत ओबीसीची जनगणना करणार असाल तर यामध्ये या प्रपत्रामध्ये शेड्यूल कास्ट आणि शेड्यूल ट्राईबची गरज काय. आणि जर रकान्याची गरज आहे तर ओबीसींचा स्वतंत्र रकाना असल्याशिवाय आम्ही घराची गिनतीसुद्धा होऊ देणार नाही. यापुढं जाऊन या जनगणनेत जर ओबीसींचं जातनिहाय जनगणना होत नसेल तर या सार्वत्रिक जनगणनेच्या विरोधात आम्ही आहोत. यावर बहिष्कार आमचा आहे. शासनाच्या विरोधात हे बहिष्कार सफल करण्यासाठी वाटेल ते परिणाम सहन करायला, कारण की शेवटची लढाई ओबीसींची आहे. कदाचित ही सार्वत्रिक शेवटची जनगणना सुद्धा असू शकते आणि म्हणून ही आमची सामाजिक जबाबदारी म्हणून ती जबाबदारी निभावणं. उद्या येणाऱ्या पिढीचं भवितव्य उद्ध्वस्त होत असताना ही लोक नालायक झोपलेली होती हा आरोप आमच्यावर येऊ नये आणि म्हणून ही जबाबदारी स्वीकारण्याचं काम आणि या जनगणनेवर बहिष्कार टाकण्याची घोषणा या अनुषंगाने आम्ही करत आहोत. त्यामध्ये स्पष्ट म्हटलं की आपण समाजाचे जबाबदार जनप्रतिनिधी आहात. आपल्याकडून अपेक्षा आहेत की आपल्या सोबत जुळलेले जे समाजाचे घटक आहेत त्यांच्यापर्यंत या जनगणनेच्या अनुषंगाने जर आमचा रकाना नसेल तर आपण त्यामध्ये जागृती आणावी, बहिष्कारासाठी मदत करावं ही अपेक्षा व्यक्त केलेली आहे. आणि काही संधी साधू नेहमी जेव्हा जेव्हा अशा संधी निर्माण होतात, जनतेचा मोठा रस्त्यावर लोट दिसतो तेव्हा मात्र फोटो घ्यायला, क्रेडिट घ्यायला, मोठी मोठी भाषणं ठोकायला हे लोक असतात. परंतु वास्तवात लढण्यासाठी, अधिकारासाठी मात्र भांडताना दिसत नाही. तर अशांना आम्ही नोंद घेऊन येणाऱ्या काळात त्यांची जागा दाखवण्याचं सुद्धा काम हा समाज करणार आहे. ही ताकीद सुद्धा या अनुषंगाने दिलेली आहे. रस्त्यावर जो मार्ग आम्हाला, आता रस्त्यावर काय आहे की हे सगळे प्रगणक, त्यांचे निरीक्षक हे गावागावांमध्ये जाणार आहेत. बरोबर आहे ना, हे रस्त्यावर येणार नाहीत. आम्हाला ही चळवळ, हा विरोध गावागावात, गल्ल्या गल्ल्यात आमचे कार्यकर्ते, जरी आमचे एका गावात 5-6 कार्यकर्ते असले तरी ते भरपूर आहेत. आणि प्रत्येक गावांमध्ये असणारा 100% जवळपास समाज शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राईब, ओबीसीचा आहे. आणि या इश्यूवरती शेड्यूल कास्ट आणि शेड्यूल ट्राईब सुद्धा बऱ्याच मोठ्या प्रमाणात सरपंच आमच्या सोबत आहेत. त्यांचा सुद्धा सहकार्य, कारण की हे फोडा आणि राज्य करा, जे ओबीसींची अवस्था केलेली आहे तीच आता शेड्यूल कास्टवर सुद्धा उपवर्गीकरणाच्या माध्यमाने आणलेला आहे. एका एकाचा नंबर लागणार आहे. जे वेळीच सावध झालो नाही
तर हे वाईट परिणाम सर्वांनाच भोगावे लागणार आहे की ज्या नॉन क्रिमिलेअरची असंवैधानिक अट ओबीसीवर लादली तीच कदाचित उपवर्गीकरणाच्या नंतर शेड्यूल कास्टवर सुद्धा येणार आहे. आणि म्हणून गावागावांमध्ये हा बहिष्काराचा एक आंदोलन सुरू राहील आणि आम्ही सफल तर करून दाखवू. केंद्र सरकार द्वारा बुलाए गए विशेष सत्र में नारी शक्ति विधेयक सहित अन्य विधेयकों पर विपक्ष के विरोध के चलते यह विधेयक पारित नहीं हो सका. इस पर गोंदिया के विधायक विनोद अग्रवाल और भाजपा जिलाध्यक्ष सीताताई रहांगडाले ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने कहा कि नारी शक्ति विधेयक का विरोध करने वाले विपक्ष को देश की महिलाएं कभी माफ नहीं करेगी. विधायक विनोद अग्रवाल और सीता रहांगडाले ने आरोप लगाया कि विपक्ष ने इस विधेयक का विरोध कर महिलाओं का अपमान किया है. उन्होंने कहा कि आज महिलाएं केवल दर्शक नहीं बल्कि राष्ट्र निर्माण में सक्रिय भूमिका निभा रही है. पंचायत से लेकर विधानसभा और लोकसभा तक महिलाओं की भागीदारी लगातार बढ़ रही है. उन्होंने विश्वास जताया कि आगामी चुनावों में महिलाएं नारी शक्ति विधेयक का विरोध करने वाले दलों को सबक सिखाएगी. वहीं भाजपा महिला जिलाध्यक्ष तुमेश्वरी बघेले ने कहा कि जरूरत पड़ी तो महिलाएं सड़कों पर उतरकर भी विरोधियों को जवाब देगी. इस दौरान पार्टी के कई पदाधिकारी, कार्यकर्ता और बड़ी संख्या में महिलाएं मौजूद रही. आज भारतीय जनता पार्टी गोंदिया जिल्ह्याच्या वतीने मागच्या आठवड्यामध्ये जे विरोधी पक्ष आहेत काँग्रेस आणि त्यांचे समर्थित यांनी जो महिला आरक्षण विधेयक बिल आणि परिसीमन बिलला विरोध केला त्याचा निषेध आणि त्यांची माहिती निषेध व्यक्त करण्याकरता आज पत्रकार परिषद घेतली होती. सातत्याने या देशातील समान लोकसंख्येला लोकप्रतिनिधित्व मिळावे याकरता परिसीमन आणि प्रत्येक राज्याची जी मर्यादा आहे ती मर्यादा तशीच ठेवताना कुणालाही धक्का न लावता जाती प्रांत हे जे भाषा हे वाद आहेत हे कुठे न येऊ देता जो परिसीमन होणार होता आणि त्या माध्यमातून 50% जागा वाढवून महिलांना आरक्षण द्यायचे होतं त्याला विरोध काँग्रेस आणि त्यांनी लोकांनी केलेला आहे. आणि यांचा आज खरा जो छुपा चेहरा आहे तो खऱ्या अर्थानं आज जनतेसमोर आलेला आहे. म्हणजे एकीकडे तर हे महिला सक्तीच्या उदोदो करण्याचा भास दाखवतात परंतु खऱ्या अर्थानं हे महिला विरोधी आहेत. आज खऱ्या अर्थानं या देशातील एक नैसर्गिक म्हणजे महिलांना जे अधिकार मिळायला पाहिजे होते त्यांचे हनन करण्याचे काम यांनी केलेलं आहे. आणि इतकंच नाही ते यांच्या महिला खासदारांनी सुद्धा या महिला बिलाचा विरोध केलेला आहे. म्हणजे एक मोठी वेगळीच एक भूमिका या निमित्ताने त्यांची ही सर्व आपल्या देशासमोर आलेली आहे. आणि येणाऱ्या काळामध्ये निश्चितपणे या देशातील महिला शक्ती जी आज 50% म्हणजे 70 कोटीच्या जवळपास आहे येणाऱ्या काळामध्ये काँग्रेस आणि त्यांच्या सर्व समर्थकांना धडा शिकवल्याशिवाय राहणार नाही. आणि याकरता भारतीय जनता पक्षाचा हा लढा अविरत सुरू राहणार आहे. नारी शक्ति वंदन अधिनियम जो विधेयक है इसको 16 और 17 अप्रैल को संसद में इसको मंजूरी के लिए रखा गया पर इसका सबसे बड़ा कड़ा विरोध कांग्रेस पार्टी और उसके सहयोगी दल ने किया. हमारी सभी महिलाओं के तरफ से आज पूरे देश में 50% वोटर महिला है, 50% महिलाएं वोटिंग का अधिकार रखती हैं. और ये बिल अगर आज पारित हो जाता था तो हमारी देश की समस्त महिलाओं को उनके अधिकार का उनका हक मिलता. परंतु इसका सबसे कड़ा विरोध कांग्रेस पार्टी और उसके सहयोगी दल ने किया और उसमें भी विशेषकर उन्होंने विरोध किया जो एक स्वयं वहाँ खासदार महिलाएं थी तो उन महिलाओं ने इसका विरोध किया. इसलिए आज हम भारतीय जनता पार्टी की तरफ से हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जिन्होंने हमेशा महिलाओं के अधिकार के लिए लड़ा, जिन्होंने हमेशा महिलाओं के हक के लिए उनको विकासात्मक कार्य से लेकर तो उनके अधिकारों के लिए हमेशा उन्होंने प्रयास किया. परंतु जिस बिल का हम सब महिलाओं को बेसब्री से इंतज़ार था और इस 16-17 तारीख को जो बिल रखने वाला था उसके पहले समर्थन रैली हमारे देश में समस्त महिलाओं ने हर्षोल्लास के साथ मनाई थी. परंतु जिस दिन ये बिल पारित होने वाला था उसी दिन कांग्रेस पार्टी एवं सहयोगी दलों ने इस बिल का कड़ा विरोध किया और ये बिल पारित नहीं हुआ. इसलिए आज हम
समस्त महिलाएं, भारतीय जनता पार्टी के तरफ से जो विशेष बिल आने वाला था उसको कांग्रेस पार्टी ने इसका विरोध किया। तो इस उनके विरोध के बदले में आने वाले समय में जितने भी चुनाव होंगे, जो भी महिलाओं के अधिकार की बात आएगी, तो समस्त महिला नारी शक्ति विशेष रूप से जागरूक होकर इस कड़े विरोध का मुकाबला करके उनको इसका धड़ा सिखाएगी, इनका पाठ पढ़ाएगी। बिल्कुल, हमारा अभी महिला मोर्चे की तरफ से भी एक है कि 2-3 दिन में हमारा एक कार्यक्रम होने ही वाला है कि आज जिन महिलाओं के अधिकार के लिए हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने और जिस बिल के लिए हम सबको कई दिनों से इंतजार था, इस बिल में हमको सभी को बहुत खुशी थी कि ये महिलाओं जो स्थानिक स्वराज संस्था में महिलाओं ने, यानी कि जिले तक ही, जिला परिषद, पंचायत समिति, नगर पालिका, नगर पंचायत में आज तक महिलाओं ने अपना परचम लहराया। परंतु अब लोकसभा एवं विधानसभा में भी हमारी महिला वहां जाकर अपना परचम लहराएगी, अपने अधिकारों के लिए लड़ेगी, विकास के काम अपने यहाँ तक खींच के लाएंगी। ये हम सबको इंतजार था। तो आने वाले समय में इस कांग्रेस पार्टी के विरोध में अवश्य ही हमारी समस्त महिला जागरूक है और सारी महिलाएं इसका निषेध करेंगी। उपवर्गीकरण के विरोध में राष्ट्रवादी कांग्रेस के विधायक राजकुमार बडोले ने आज गोंदिया में जोरदार आंदोलन किया। इस दौरान उन्होंने बदर समिति की रिपोर्ट की होली जलाकर सरकार के फैसले का विरोध जताया। विधायक बडोले ने आरोप लगाया कि महाराष्ट्र सरकार बदर समिति के जरिए अनुसूचित जातियों के साथ अन्याय कर रही है। उन्होंने कहा कि उपवर्गीकरण के माध्यम से समाज में फूट डालने की कोशिश की जा रही है। बडोले ने मांग की कि इस रिपोर्ट को तुरंत रद्द किया जाए, अन्यथा राज्य भर में बड़ा आंदोलन होगा। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर सरकार ने फैसला वापस नहीं लिया तो जनता सड़कों पर उतरने को मजबूर होगी। न्यायमूर्ती अनंत बधीर याच्या अध्यक्षतेखाली जे 1 सदस्यीय समिती सरकारने केली आहे, तो सरकारनं त्याचा अहवाल सर्वांच्या पुढे आणावा, सार्वजनिक करावा, या मागणीसाठी आणि मुळातच अनुसूचित जातीचं उपवर्गीकरण करणे हेच योग्य नाही आहे। त्यासाठी संसदेमध्ये कायदा करावा आणि हा उपवर्गीकरण जे सर्वोच्च न्यायालयाने 1 ऑगस्ट 2024 केलेलं आहे ते रद्द करावा। यासाठी या ठिकाणी गोंदियामध्ये आज हा आंदोलन सर्व पक्षाच्या वतीनं, सर्व जातीच्या वतीनं या ठिकाणी करण्यात आलेला आहे आणि सगळ्यांची मागणी आहे की अनंत बदर समितीचा जो अहवाल सरकारला मिळाला आहे तो अहवाल लोकांच्या पुढे आणू नये आणि हा अहवाल शासनानं लोकांच्या पुढे एक तर सार्वजनिक करावा, तो लागू करू नये, यासाठी ही मागणी करण्यात आली। महाराष्ट्रामध्ये आजच्या घडीला सगळ्या जिल्ह्यांमध्ये हे आंदोलन होत आहे। संपूर्ण जिल्ह्यामध्ये, नागपूरमध्ये होत आहे, औरंगाबादला होत आहे, मुंबईमध्ये होत आहे आणि सगळ्या पक्षाच्या लोकांनी आता बैठका घेणं सुरू केलेलं आहे। या ठिकाणी सुदैवाची बाबमध्ये अनुसूचित जातीच्या सगळ्या जातीची लोक आता या ठिकाणी एकत्रित येत आहेत। त्याचबरोबर ओबीसी समाजाची, अनुसूचित जमातीची, या सगळ्या समाजाची लोक याला पाठिंबा देत आहेत आणि म्हणून संपूर्ण महाराष्ट्रामध्ये हे आंदोलन होणारच आहे आणि समजा सरकारनं या ठिकाणी दखल घ्यावी एवढंच या ठिकाणी आम्ही म्हणतोय। आता पूर्ण जिल्ह्यांमध्ये जिल्हानिहाय आपण या ठिकाणी बैठका घेत आहोत, विभाग पातळीवर बैठका होतील आणि नंतर मुंबईमध्ये प्रचंड मोठ्या प्रमाणामध्ये या बाबतीतला मोर्चा आपण काढणार आहोत। मुळातच हा सत्तेचा प्रश्न नाही आहे। आता आपण या ठिकाणी ओबीसीच्या जेव्हा आंदोलनाची गोष्ट केली तेव्हा त्याचं नेतृत्व सत्ता पक्षाच्या अनेक आमदारांनी केलेलं आहे। अनुसूचित जमातीच्या बाबतीत जेव्हा आंदोलन झालं किंवा धनगर समाजाच्या बाबतीत जेव्हा आंदोलन झालं तेव्हा तुम्ही पाहिलं का सत्ता पक्षातल्या लोकांनी पण पुढे येऊन आंदोलन केलं। त्याच्यामुळे एका पक्षाचं आंदोलन मुळातच नाही आहे। हा अनुसूचित जातीचं उपवर्गीकरण करणं हेच संविधानाच्या कलम 14 हे चुकीचं आहे आणि म्हणून ही मागणी सगळ्या पक्षाच्या लोकांनी, सगळ्या 59 अनुसूचित जातीच्या लोकांनी, माझ्या सगळ्या समाज बांधवांनी या ठिकाणी केली आहे आणि म्हणून अनंत बदर समितीचा अहवाल सार्वजनिक करावा, त्याची वेळ वाढवून द्यावी सरकारनं आणि संसदेमध्ये सरकारनं कायदा करावा आणि त्या ठिकाणी उपवर्गीकरण रद्द करावं किंवा 2027ला ऑलरेडी जातीय जनगणना होत आहे तोपर्यंत सरकारनं यावर कोणतीही कार्यवाही करू नये, एवढं या ठिकाणी आम्ही मागणी करतो।